नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है uptripplesclecturesonline@gmail.com। अगर आप सभी लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आयोग द्वारा जो है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा अभी होने वाली है उसके जीएस सेक्शन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें एक टॉपिक आता है भारतीय इतिहास। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और अच्छा वेटेज रहता है इसका। तो उसी से रिलेटेड हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ अच्छे प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लूँ, जल्दी से जल्दी वीडियो को समाप्त करूँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका वीडियो। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं हड़प्पा, लोथल, सूतकांगेडोर और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो लोथल है ये आपका इंडिया में स्थित है। इसके अलावा आपका जैसे हड़प्पा हो गया, सूतकांगेडोर हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया, ये तीनों जो है आपके पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये तीनों आपके पाकिस्तान में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोथल। लोथल आपका इंडिया में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध संगीति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति की बात की गई है। ऑप्शन दे रखे हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर या फिर राजगृह। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र में जो है आपकी तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी और इस समय जो है आपके अशोक जी का शासन था। ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुई थी। फिर आपका दे रखा है वैशाली। तो वैशाली में मैं आपको बता दूं कि वैशाली में जो है आपकी सेकंड जो है बौद्ध संगीति हुई थी। उस समय जो है शासक कौन थे? कालाशोक थे। कालाशोक इनका शासनकाल था। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो है आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, कश्मीर इसको हम लोग जो है एक और नाम है कुंडल वन का स्थान है। कुंडल वन, कभी कभी कुंडल वन के नाम से भी पूछ लेता है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कश्मीर में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका शासनकाल था? यहाँ पे कनिष्क का शासनकाल था। ठीक है, तो यहाँ पे चौथी आपकी बौद्ध संगीति हुई थी। फिर बात कर लेते हैं हम लोग राजगृह की। ठीक है, तो राजगृह में पहली जो है बौद्ध संगीति हुई थी और यहाँ का शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को चारों बौद्ध संगीति के बारे में पता चल गया। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और फिलहाल तीसरी जो आपका पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन दे रखे हैं धर्मपाल, अशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। तो मैं आपको बता दूं कनिष्क के जो है शासनकाल में आपकी बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ऑप्शन दे रखे हैं आत्मकथा, मौर्य काल का इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक या फिर शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक। तो भाई जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या था? राजा के परिषद और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें सैन्य प्रशासन के 18 तीर्थों और 26 अध्यक्षों का वर्णन है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? ऑप्शन दे रखा है हर्ष, मौर्य, गुप्त और कुषाण। ह्वेनसांग के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। ह्वेनसांग क्या था? यह एक चीनी यात्री था। ठीक है, यह एक चीनी यात्री था। क्या करता था? ये बौद्ध ग्रंथों की बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए भारत आया था। ठीक है, और लगभग ये जो है 15 वर्षों तक जो है इंडिया में रहा और इसने अपनी यात्रा संस्मरण को जो लिखा है वो बुक है सी
यू की, इसमें इसने जो है अपनी यात्रा का वृतांत लिखा हुआ है। ठीक है, अब पूछा इसमें क्या गया है, यह किसके समय में भारत आया था, तो यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसके द्वारा कहे गए हैं, पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा है राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन, देश का विभाजन। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले क्रिप्स मिशन की। तो ये आपका कब आया था, ये मार्च 1942 1942 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ था। ठीक है, और 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। ठीक है, देश का विभाजन कब हुआ था सभी को पता है, 14-15 अगस्त 1947 मध्यरात्रि को। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग कालानुक्रम देखेंगे तो सबसे पहले तो आपका साइमन कमीशन हुआ। ठीक है, 1927 से 28 मान लेते हैं। इसके बाद में आपका जो है 1931 आएगा, यानी कि गांधी इरविन समझौता। इसके बाद जो है 1942 में आपका क्रिप्स मिशन, और इसके बाद 1947 में आपका देश का विभाजन। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड वाला पहले नंबर पे आना चाहिए। तो थर्ड वाला पहले नंबर पे आया है ऑप्शन नंबर डी में, फिर जो है आपका सेकंड वाला आ गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, सुचेता कृपलानी, मीराबेन, रामेश्वरी नेहरू। ठीक है, तो 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल जी का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन अधिनायक जो है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जी ने गाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के बारे में हम लोग बात कर लें तो ये जो है भारत रत्न से सम्मानित हैं। ठीक है, और ये कर्नाटक संगीत की मशहूर संगीतकार थी। ठीक है, और सुचेता कृपलानी जी को तो सभी लोग जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला सीएम थी। ठीक है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और इसके अलावा मीराबेन की अगर हम लोग बात करें तो मीराबेन का जो है मूल नाम क्या था, मैडलिन स्लेड। मैं लिख देता हूं, मैडलिन स्लेड इनका मूल नाम था। ये क्या थी, ये ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की बेटी थी और गांधी जी के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित थी और भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। गांधी जी ने ही इनको मीराबेन नाम दिया था। ये जो मीराबेन नाम है ये गांधी जी की ही देन थी। गांधी जी ने अपनी विदेशी पुत्री मानते थे। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया है वो रामेश्वरी नेहरू के बारे में दिया है। तो रामेश्वरी नेहरू कौन थी, ये जो है सोशल वर्कर थी। ठीक है, सोशल वर्कर। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है स्त्री दर्पण नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, संपादन किया था। स्त्री दर्पण, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, स्त्री दर्पण नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। और 1955 में 1955 में इनको जो है पद्म भूषण से नवाजित किया गया था। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था या पद्म भूषण से नवाजा गया था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब था वो आपका ऑप्शन नंबर ए था, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा है स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो भारत का मार्टिन लूथर लोग दयानंद सरस्वती जी को जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर ही ली गई है तो मैं आपको बता दूं इनका जन्म जो है
1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? मोरबी जिले में, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। और इनका बचपन का नाम क्या था? दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में ये भी घुमा के पूछ देता है। और इन्हें हम लोग क्यों जानते हैं? इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब किया था? 1875 में, बंबई में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? ठीक है, अपनी नीति घोषित की। ऑप्शन दे रखा है गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में या फिर नागपुर अधिवेशन में। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, नागपुर अधिवेशन में। तो नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ था? 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन कठिया कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन कठिया कानून किस स्थान तथा किसकी खेती से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है बेगूसराय, चंपारण नील, बर्धमान धान, गोरखपुर अफीम। तो तीन कठिया कानून के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीन कठिया कानून जो है बिहार के चंपारण में नील की खेती से संबंधित है। ठीक है, चंपारण के किसानों से अंग्रेजों ने एक अनुबंध पे साइन करा लिया था, जिसके तहत उन्हें अपने खेतों का 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है कि कितना जो है कितने भाग में जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। तो 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही जो है हम लोग तीन कठिया पद्धति या तीन कठिया कानून के नाम से जानते हैं। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन कठिया कानून जो है बिहार के चंपारण में नील की खेती से संबंधित है। ऑप्शन में दे रखा है चंपारण और नील। स्थान आपका चंपारण हो गया, खेती किसकी है? नील की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ऑप्शन दे रखा है सरदार पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या फिर शौकत अली। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। विनोबा भावे जी जो है इसके प्रथम जो है सत्याग्रही थे और सेकंड जो है सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये दूसरे सत्याग्रही थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक की रचना की? ऑप्शन दे रखा है देवकी नंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, ईश्वरचंद, विद्यासागर। ठीक है, तो देवकी नंदन खत्री जी का जैसे नाम आता है तो सभी लोगों को पता होगा इन्होंने चंद्रकांता की रचना की थी। ठीक है, चंद्रकांता की रचना की थी। अब बाकी हम लोग बात कर लेते हैं बहुविवाह पुस्तक की। तो हुआ ये था कि 19वीं शताब्दी के महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। इन्होंने क्या किया था? समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को मिटाने के लिए बहुत से प्रयास किए। और इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित कराया था। ठीक है, और बहुविवाह के साथ साथ इन्होंने बाल्य विवाहेर दास नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने बहुविवाह नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? इक्ता व्यवस्था की बात की जा रही है। ऑप्शन दे रखा है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश या फिर इनमें से कोई नहीं। इक्ता व्यवस्था क्या है? इक्ता व्यवस्था यह एक भूमि का एक विशेष खंड होता था जो कि सैनिक या सैनिक अधिकारी को प्रदान किया जाता था। लेकिन होता यह था कि वह इस भूभाग का मालिक नहीं होता था, वो सिर्फ क्या करता था? लगान का ही उपभोग करता था। ठीक है, अब इक्ता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है चालू हुई थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने ही जो है इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और ये सेशन का आखिरी प्रश्न होगा। तो आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन दे रखा है विजय सेन, देवपाल, धर्मपाल या फिर लक्ष्मण सेन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सेन वंश के चौथे शासक, ठीक है, सेन वंश के चौथे शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन जी थे, ठीक है। तो इन्होंने लगभग जो है 28 वर्षों तक जो है राज्य किया था, शासन किया था, और इनके द्वारा ही एक नया संवत चलाया गया था जिसे हम लोग लक्ष्मण संवत के नाम से जानते हैं, ठीक है, लक्ष्मण संवत, ठीक है। यह संवत इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। तो इन्हें जो है लक्ष्मण संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, जो आपकी परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू।